एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे ना। और अभी तो भाई नोटिफिकेशन भी आपका रिलीज हो चुका है सीटेट का। उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम अदर वीडियो में करेंगे। आज हमारा फोर्थ क्लास रहने वाला है सीडीपी पीवाईक्यूज को लेकर के। और आपको पता है कि भाई पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम से मिल जाता है, तो वहाँ से जा करके आपको पीडीएफ्स ईजिली जितनी भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं और जितनी भी होने वाली हैं ना आगे, तो उन सभी को वो सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और जैसे कि आपको हमारे क्लास का शेड्यूल पता ही है कि वीक में 3 डेज हम अभी क्या कर रहे हैं कि आपका सीडीपी का जो कंटेंट है उसको पढ़ते हैं, और 3 डेज हम अपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारी नेक्स्ट यानी कि फोर्थ क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह से देखना चाहिए। ठीक है, जो हमारे प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे जो शिक्षिकाएं हैं, टीचर्स को, जो टीचर्स होती हैं, वो जो विविधता है ना, डाइवर्सिटी क्लास की है ना, उन्हें किस तरीके से देखना चाहिए। भाई डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि एक क्लास रूप में ऐसा तो नहीं है कि ना एक ही मेंटेलिटी का बच्चा हो, एक ही रिलीजन का बच्चा हो, एक ही लैंग्वेज का बच्चा हो सकता है कि वो किसी अलग अलग रिलीजन से बिलोंग कर रहा हो, तो उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग हो सकती, मतलब एकदम से अलग नहीं होती, बट हल्का फुल्का अलग हो सकती ना। हो सकता है कि कोई पंजाबी बच्चा हो ना, उसकी लैंग्वेज तो पंजाबी भी होती, हिंदी भी होती है। ठीक है, और इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी से बच्चे आते हैं। तो क्या करना चाहिए भाई, एज अ टीचर आप उस डाइवर्सिटी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे ना, सीखने में अवरोधक के रूप में ना, उसको बैरियर मान के चलेंगे कि भाई अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, डाइवर्सिटी मेरे क्लास में है, तो ये हमारे लिए अवरोधक का काम करेगी, या फिर विविधता को नजरअंदाज ही कर देंगे आप ना, कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, या फिर विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि विविधता आप चाहते हैं कि आपकी जो क्लास है वहाँ पे डाइवर्सिटी खत्म हो जाए, कम हो जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक आपने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि भाई इसी स्टैंडर्ड पे हम चलेंगे क्लास में, इससे थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं होने वाला चीज़ है ना, इधर उधर हम बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चों को फैसिलिटेट करते हुए। तो ऐसा हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है भाई। आज हमारा जो एनसीएफ है, एनईपी है, ये सभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फोकस करते हैं। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस्ड है, और इसका मतलब ये होता है कि जहाँ बच्चा केंद्र में होगा और बच्चे के अकॉर्डिंग ही हमें हर एक चीज़, फिर वो करिकुलम हो, हमारा टाइम टेबल हो, हमारी कोई भी चीज़ें हो, सब कुछ बच्चे को सेंटर में रह करके ही आपको प्लान करना है ना। तो ऐसा तो कर ही नहीं सकते। बचता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन कि एक गुण के रूप में देखना चाहिए, जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल सही बात है भाई, डाइवर्सिटी क्लास में है तो उसको आप एज अ एसेट यहाँ पे ट्रीट करेंगे, यानी कि वो अच्छी बात है ना। हर बच्चा एक दूसरे से घुल मिल रहा है, एक दूसरे की जो भी चीज़ें हैं वो जान रहा है, समझ रहा है। ठीक है, उनमें भी लाइक इन सब चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं, सामाजिकरण उनमें एक तरीके से चीज़ें विकसित हो रही है ना, सोशलाइज हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे बेहतर होगा। इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको, या फिर बाधक नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कार्तिक जो कि 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद, ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है, ये किस तरह के लक्षण हो सकते हैं? तो यहाँ पे बच्चे को सोशलाइजेशन में दिक्कत हो रही है। ये दिखा होगा ना कि आप भी किसी के घर में या फिर किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम रूम में जाकर के छुप के बैठ जाते हैं, वो किसी के सामने आना पसंद नहीं करते ना, उन्हें बातचीत करना भी पसंद नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी इसी बीमारी से ग्रसित होते हैं कि वो लोगों से बातचीत करने में मतलब इतना नहीं बातचीत कर पाते हैं, खुल नहीं पाते हैं। ठीक है, वो अकेला रहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, अकेला रहना उन्हें पसंद होता है। तो ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, डिस्ग्राफिया। तो भाई डिस्ग्राफिया आपको पता है क्या होता है? डिस्ग्राफिया जहाँ पे बच्चे को लिखने में, राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जहाँ पे बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है उसे डिस्ग्राफिया है। ग्राफ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश में चीज़ें तुरंत आपको पढ़ के समझ में आ जाता है ना। गुणन वैकल्य, यहाँ पे कैलकुलेशन से रिलेटेड दिक्कत होती है, तो ये तो हमारे पास है नहीं। देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं ना, तो अगर आपको सारी चीज़ें पता होती हैं तो। अब स्वालीनता, ऑटिज्म क्या होता है ना
तो देखिए आंसर भी हमारा यहाँ पे ऑटिज्म में ही होने वाला है। ऑटिज्म का मतलब यही होता है कि जहाँ पे बच्चा क्या होगा, बहुत शांत रहता है, लोगों के बीच में बैठना पसंद नहीं करता है, लोगों से बातचीत नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से, वो अकेले रूम में बैठा रहेगा, लोगों के सामने जा करके बातचीत बैठेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बच्चे जो होते हैं जिन्हें स्वालीनता कह सकते हैं, खुद में लीन रहते हैं ना, अगर आप यहाँ पे इसको संधि विच्छेद करते हैं ना तो स्वालीनता, जो खुद में लीन हो। ठीक है, तो इस तरीके से ऑटिज्म की ये विशेषताएं होती हैं फिलहाल। और पठन वैकल्य क्या होता है, डिसलेक्सिया, तो यहाँ पे रीडिंग से संबंधित दिक्कतें होती हैं बच्चे को ना। बच्चा कुछ चीज़ें हैं जिन्हें रीड नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसे कन्फ्यूजन बनी रहती है ना, जैसे कि बी और डी में कन्फ्यूजन बना रह सकता है, डब्ल्यू में, एम में कन्फ्यूजन, जो एक तरीके से लगभग दिखने वाले वर्ड्स होते हैं उनमें कन्फ्यूजन रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधानिक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन होंगे ना। एक बच्चा जो कि क्या हो रखा है भाई, उसे देखने में दिक्कत है ना, उसके विजुअल में प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं ना, बेहतर क्या कर सकते हैं। पहला करें कि कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना। बिल्कुल भाई, ऐसी चीज़ें जो बच्चे को दिक्कत कर रही हैं, अब बच्चे को दिख नहीं रहा है तो मतलब वो चीज़ें बाधा करेंगी जो उसको मोस्टली देख करके ही समझने वाली होंगी ना, तो उसको आप तुरंत रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है भाई, अब यहाँ पे चारों ऑप्शन बैठ के आपको नहीं समझने लग जाना है। अब पहला ऑप्शन आपको सही मिल गया तो जल्दी से देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ना, तो यहाँ प्रेजेंट नहीं नजर आ रहा है तो ये हो नहीं सकता, यहाँ भी नहीं नजर आ रहा है, अब यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे ना। अभी देखते हैं कि और कौन से ऑप्शन बेहतर हो सकते हैं। दो एलिमिनेट हो गए ना, अभी आपको दो में देखना है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की दृश्य प्रस्तुतिकरण देना, मतलब बच्चे को देखने में ही दिक्कत है और आप क्या कर रहे हैं कि बच्चे को जो देख करके समझने वाली चीजें ना वही आप उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये भी तो सही नहीं होगा, ये तो और गलत हो गया, तो ये तो गलत हो गया ना भाई। तो सेकंड ऑप्शन देखिए कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, वो ऑप्शन आपका बेहतर नहीं होगा ना। तो एक ही ऑप्शन है, खैर ये दो तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, अब फोर्थ ऑप्शन है जहाँ पे सेकंड ऑप्शन प्रेजेंट है ना, तो ये तो गलत हो गया भाई। ठीक है, बचता एक ही है। देखिए आपका टाइम भी कम लगेगा इस तरीके से, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं होता है, टाइम होता भी है तो पेपर बहुत लेंदी होता है सीटेट का ना, क्योंकि पैडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ पे आप रट के चाहिए जितना चाहिए, बट वहाँ पे आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ही इस्तेमाल करना होता है ना, क्योंकि चार ऑप्शन आपके सामने होते हैं, चार में आपको दो से ज़्यादा ऑप्शन सही लग सकते हैं, तो वहाँ पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम बचाना है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो ये तरीका होना चाहिए ना, एलिमिनेट करने वाला प्रोसेस। अगर एक ऑप्शन आपने गलत ढूंढ लिया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपका सही आंसर क्या होने वाला है, तो आगे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक है, फोर्थ क्या है, देखिए क्या बोल रहे हैं कि कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। ठीक है, यानी कि प्रोवाइड रिकॉर्डेड, ठीक है, अभी लिखित यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि रिकॉर्डेड क्लासेस दीजिए भाई। बच्चा देख करके नहीं समझ पा रहा है तो आप उसको रिकॉर्डेड दीजिए ताकि वो प्रॉपर सुन करके समझ पाए चीज़ों को। ठीक है, ओके, सो मूव करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या हमारा कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है कि, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी की पहचान क्या होती है भाई, देख लेते हैं। आप सारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता है क्या, तो भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था ना, कि एक डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, दूसरे कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं ना। तो क्रिएटिव कौन होते हैं, जो क्रिएटिव वही होते हैं जिनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, यानी कि जो अलग अलग विचारों और उत्तरों को प्रस्तावित कर सकते हैं। पहला ही ऑप्शन बेहतर होगा, आगे जाना भी नहीं है हमें। ठीक है, कन्वर्जेंट तो समझ ही रहे हैं, जो कि क्रिएटिव बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, वो एक ही रास्ता उनके पास होता है और वो उसी रास्ते को लेकर के चलते हैं आगे। यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए ना। ये जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इन पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। अब क्वेश्चन ने पूछ लिया कौन सा कार्य टीचर को नहीं करना चाहिए, यानी कि निगेटिव आंसर यहाँ पे कोई ना कोई होगा ना। देखते हैं कौन सी चीजें जो टीचर को नहीं करना चाहिए। रचनात्मक आकलन में परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर, बिल्कुल ये हमारा पॉजिटिव आंसर है ना, कि ऐसा नहीं है कि हमें भाई 100% रिजल्ट चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए और बच्चे को हम देख कुछ भी नहीं रहे हैं।
ठीक है, उसे बेहतर क्लास तो दीजिए, आप समझाइए तो बेहतर, पढ़ाइए अच्छा तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो आप पहले प्रक्रिया पे, प्रोसेस पे फोकस करिए, रिजल्ट ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना, भाई तुलना हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप बच्चों को कंपैरिजन करते हैं ना, तो उनका मोटिवेशन जो है ना वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन निगेटिव दिख रहा है। खैर और भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों की उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए। ठीक है, स्व आकलन के अवसर प्रदान करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, विद्यार्थियों की और पूर्व निष्पादन से तुलना, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर होता है ना, कि हम बच्चे के खुद के परफॉर्मेंस से उसको कंपेयर कर रहे हैं कि बेटा आपने पिछली क्लास में इतना अच्छा किया था, तो इस बार रिजल्ट कम कैसे आ गया। मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ गड़बड़ करी है ना, मिस्टेक करी है। अब कहाँ पे करी आप बताइए, है ना, समझिए चीज़ों को। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। गलत हमारा सेकंड ऑप्शन बेहतर होगा, कि आप दूसरे बच्चे से नहीं कंपेयर करेंगे ना, नहीं तो उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, किसी को आप कंपेयर नहीं करेंगे। सीखना, लर्निंग क्या है, एक निष्क्रिय प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं भाई, लर्निंग तो एक प्रॉपर सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिक और एक्टिव, जहाँ पे बच्चा सक्रिय रहता है। ठीक है, जहाँ पे बच्चा प्रॉपर सक्रिय रह करके सीखता है। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, अभी अभी बताया सामाजिक होता है। केवल जानकारी, केवल वर्ड ना, केवल ऑलरेडी लिमिट कर देता है आंसर को, तो भाई कट कर दीजिए ना, आंसर हमारा सेकंड बेहतर हो जाएगा। अब व्यक्तिगत कारक, यानी कि मान लीजिए कि आप इमोशनली स्टेबल नहीं है, ठीक है, आप फिजिकली आपको कुछ दिक्कत हो रखी है, तो आपका जो लर्निंग है वो भी अफेक्ट होगा कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन सेकंड बेहतर होगा। और भाई जो भी फर्स्ट टाइम क्लास में है ना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना, और शेयर भी कर दिया करिए, ताकि आपके लिए और बेहतर से बेहतर, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है भाई। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो मोटिवेशन ऐसे ही मिलेगा कि अगर आप शेयर करते हैं, और फीडबैक तो ज़रूर दिया करें ना। सो नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे ना। तो किस प्रकार के बच्चे होंगे जो बेहतर प्रदर्शन की तरफ जा सकते हैं? तो फर्स्ट है कि अपने जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है, ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं कह सकते भाई। आपको हेरिडिटरी में जो भी आपके जीन्स में मिले हैं, हो सकता है चीज़ें बेहतर ना हो, लेकिन अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया ना, पर्यावरण अच्छा मिल गया, तो आप चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने ओलंपिक्स देखा होगा, जहाँ पे बहुत सारे पैरा ओलंपिक्स का परफॉर्मेंस देखा होगा, जो कि ओलंपिक्स में जो कि आपके नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं उनसे बेहतर भी, और अभी तक का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है ना यहाँ पे, अगर आप देखते होंगे तो। लाइक सोचिए वो पैरा ओलंपिक्स है, और कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतें हैं बॉडी में, बट उन्होंने उन सब चीज़ को नकारते हुए सबसे बेहतर प्रदर्शन अभी तक का, जितना भी पिछले साल का, लाइक पिछले ईयर्स में उन्होंने किया हुआ है, अब तक का सबसे बेहतर किया है ना। तो ये चीज़ हो जाता है। मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। तो अगर ये बच्चे में बिलीव है ना कि अगर हम मेहनत करते हैं, ठीक है, हार्डवर्क करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम बदलाव ला सकते हैं ना। अगर ये बच्चे के दिमाग में है तो वो बच्चा हमेशा आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, इम्प्रूवमेंट तो इम्पॉसिबल है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुखी विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर हम देखते हैं तो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स अगर आप तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाई जीतने के लिए नहीं, उनमें पार्टिसिपेट लेने के लिए अगर आप प्रोत्साहित करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना, बिल्कुल ऑप्शन आपका थर्ड बहुत बेहतर है ना। ऐसा भी नहीं कि आप बच्चों से कहेंगे कि पढ़ो पढ़ो भाई क्योंकि बहुत अच्छे नंबर चाहिए, ऐसा कहना गलत है ना। प्रक्रिया पे, जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना, जहाँ पे आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक बेहतर ही हो जाना है। ठीक है, प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, इवन आपको प्रोत्साहित करना है बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, जब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो जीतेंगे भाई, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? ठीक है,
और अगर बच्चे भाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन उनके अंदर है ना, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, चाहे फिर वो प्ले को लेकर के हो, डांसिंग में हो, गेम्स में हो, या फिर स्टडी में हो, तो हर तरह से अगर वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं, इंट्रिंसिकली का मतलब हो जाता है कि वो खुद से खुशी महसूस करें कोई भी काम करते हुए ना, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि अच्छे नंबर लाने हैं, टीचर्स को खुश करना है, पेरेंट्स को खुश करना है, तो चलो इसलिए हम पढ़ाई करते हैं, इसलिए गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, जब तक आप खुद बेहतर खुशी महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपका किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा करना वो कुछ टाइम के बाद ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। डर तनाव का तो कोई जगह है ही नहीं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। चारू जो है वो किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है उसको। ठीक है, किसी विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभिरुचि उसको नहीं है, तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है ना। तो अभी इसी बारे में ही बात कर रहे थे हम कि अगर आप एक तरीके से इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है और आप सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए, पेरेंट्स को खुश करने के लिए, टीचर्स को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? क्या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। असफलता स्वीकार्य विद्यार्थी है, मतलब उसे फेलियर एक्सेप्ट है, चलो फेल हो जाते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। उसने सिर्फ और सिर्फ केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाई कर रही है। वो महारत उन्मुखी विद्यार्थी है, बिल्कुल नहीं कह सकते। असफलता परिहार विद्यार्थी यानी कि फेलियर अवॉइडिंग लर्नर है, बिल्कुल। वो सिर्फ इतना पढ़ रही है कि वो पास हो जाए, फेल ना हो। ठीक है, सिर्फ वो इतनी पढ़ाई कर रही है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4th बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप ये समझते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं, तो आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चिल्ड्रन लर्न बाय, यानी कि बच्चे जो है ना सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल सही है। लिसनिंग एंड टॉकिंग के थ्रू, ये भी ऑप्शन आपका बेहतर है। तो फर्स्ट और सेकंड कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं भाई? यहाँ भी 4 सेकंड है, यहाँ भी 4 सेकंड है। अब यहाँ पे सेकंड गायब कर दिया इन्होंने ना, तो ये दोनों तो आपके यहाँ पे सेकंड है, फर्स्ट गायब कर दिया है। तो देखते हैं, 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट कह रहे हैं डिस्कसिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, चर्चा और मनन करके, बिल्कुल सही चीजें हैं। मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स, तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो चारों ऑप्शन आपके बेहतर आ रहे हैं, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही प्रेजेंट है ना। तो चारों ऑप्शन बेहतर है, तो भाई चारों के साथ चलेंगे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। आते हैं नेक्स्ट पे। एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में, ठीक है, एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो, कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते हैं, मतलब बिल्कुल ही चैलेंजिंग ना हो, या फिर माध्यमिक मॉडरेटली चैलेंजिंग हो, या फिर बेहद चुनौतीपूर्ण हो, या रेपिटेटिव या फिर बोरिंग हो ना, कि मतलब बार बार, ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। अब बचते हैं 3 आपके पास। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ना, कि एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित, तो भाई सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित तभी करेगा जब बच्चे को मॉडरेटली पेपर दिया जाएगा ना। अब ऐसा भी नहीं है कि आप पेपर लीजिए और एकदम हार्ड बना दीजिए ना, कि बच्चा देखते ही उसके पसीने छूट जाए, भाई ये क्या दे दिया गया। तो ऐसा भी नहीं करना है, फिर उसका मोटिवेशन वहीं पे ज़ीरो हो जाएगा ना। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड दे दोगे, बहुत ज़्यादा ईजी दे दोगे, तो एकदम उसने पेपर को खा ही जाना है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो आपको मॉडरेट देना है। मॉडरेट यानी कि कुछ चीज़ें जो हर बच्चा क्लास का उस पर सोच पाए, समझ पाए, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखने हैं जहाँ पे बच्चे को अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़े। ठीक है, वहाँ पे उसको सोचना पड़े। ठीक है, तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी होता है कि कौन से बच्चे क्रिएटिव हैं और कौन से बच्चे आपके एक तरीके से इतने क्रिएटिव नहीं है इन कंपेरिजन ना, एवरेज, अबव एवरेज और बिलो ना, उन सब का भी पहचान यहीं पे हो जाता है। तो हमेशा चीज़ें मॉडरेट रखनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकंड बेहतर होगा। आते हैं नेक्स्ट पे। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डैश से जोड़ा जाना चाहिए ना, अनुशासन व तनाव से बिल्कुल नहीं। डर व सजा से, ऐसे शब्द को तुरंत काटेंगे आप। ठीक है, आनंद व संतुष्टि से जोड़ना चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग हमेशा और हमेशा इंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो आज का लास्ट क्वेश्चन रीजन असर्शन से है। एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कि बच्चे को एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, जहाँ पे कहा गया कि भाई एक दूसरे की हेल्प से सभी लोग प्रिपेयर कर लीजिए, तो ये अच्छी चीज़ है। और तर्क क्या दे रहे हैं कि बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चे का दिमाग अप डाउन होगा। अप डाउन मीन्स सबका अपना अपना दिमाग है। ठीक है, कुछ
कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ और आइडियाज़ दे रहे हैं उस तरीके से, और उनमें एक कई सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो आ रही होती है ना। इस तरीके से बच्चे एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं ना, एक दूसरे से बातचीत करना उन्हें आता है कि किस तरीके से हमें एक तरीके से एक ग्रुप में काम करना है ना, क्योंकि ग्रुप में काम करने के लिए थोड़ी सी सहन शक्ति भी होनी चाहिए कि हर एक की बात को सुनना ना। कोई लीडर होगा उसमें उस ग्रुप का, तो हर एक तरीके की प्रॉपर्टी बच्चे में डेवलप हो रही होती है। तो ऑप्शन भाई दोनों बहुत बेहतर है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। सो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है, और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जैसे कि मैंने बताया ही था। फर्स्ट टाइम है तो भाई शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे ना, और लाइक करना तो बनता ही है। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, ताकि और बेहतर से बेहतर आपके लिए किया जा सके ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।